थोड़ा सा बेटा पॉजिटिव वर्ब बचा है, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्ब बताओ क्या होती है। स्वयं कोई कार्य नहीं करती बल्कि दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाती है। जब सब्जेक्ट हमारा खुद कोई कार्य नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करवाता है तो हमें पॉजिटिव वर्ब की हेल्प लेनी पड़ती है, राइट बेटा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं वो है लेट, गेट, मेक, हैव, बिड, हेल्प। सब याद हो गई करो? यस सर। कैसे? लेट, गेट, मेक, हैव, बिड, हेल्प, ये हमारी पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, जब सब्जेक्ट खुद कोई कार्य नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है तो इनमें से हमें किसी एक की हेल्प लेनी पड़ती है ना। कल हमने डिटेल में बताया था, एक दो बची हैं, उन्हीं को डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। सबसे पहली है बेटा हमारी लेट। ओके, जब अलाउ का मीनिंग निकलता है, किसका मीनिंग निकले? अलाउ या परमिट। हम किसी को अलाउ करते हैं या परमिट करते हैं तो हम लेट का यूज करते हैं। ओके बेटा, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब पॉजिटिव वर्ब प्लस अदर पर्सन, और ये अदर पर्सन किस केस में रहेगा? क्योंकि ये इस पॉजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये याद रखना, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, राइट बेटा। फिर टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, V1 आएगी और फिर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट इसका है और ये ऑब्जेक्ट इसका है, क्लियर। तो लेट के साथ ये वाला टू नहीं आता है, हमने क्रॉस कर दिया, ये टू नहीं आएगा, है ना। तो मान लीजिए ये हमारा स्ट्रक्चर है जो सब में लागू होगा। अब तुम्हें लेट वाला कोई वाक्य बनाना है कि मेरे पापा ने मुझे क्रिकेट खेलने दिया, है ना, तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट माय फादर, और लेट के तीनों रूप क्या होते हैं? लेट। दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे माय फादर लेट। फिर आएगा अदर पर्सन, क्योंकि मेरे पापा क्रिकेट नहीं खेले, उन्होंने मुझे खेलने दिया, मतलब मैं दूसरा आदमी हूं और मेरे पापा सब्जेक्ट है, उन्होंने मुझे ये काम करने दिया है, समझ गए ना। तो पॉजिटिव वर्ब यूज करेंगे तो अदर पर्सन यहां पर कौन हो गया बेटा? मी या आई? आई लगाएं या मी लगाएं? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ना, तो आई नहीं आएगा, मी आएगा, है ना। लेट मी, अब टू लगेगा नहीं क्योंकि लेट है, लेट के साथ टू नहीं आता है, सीधे V1 आएगा, प्ले क्रिकेट, ठीक है ना बेटा। माय फादर लेट मी प्ले क्रिकेट, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग गेट किसका मीनिंग देता है? कन्विंस का। जब हम किसी को कन्विंस करते हैं किसी काम को करने के लिए, उन्हें परसुएड करते हैं, मनाते हैं, परसुएड करना, कन्विंस करना, किसी को राजी करना कोई काम करने के लिए, क्योंकि आप तो वो काम करोगे नहीं, आप किसी दूसरे से करवाओगे, है ना। जैसे आपने मम्मी को कन्विंस किया गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो आप क्या यूज करोगे? गेट, क्योंकि आपने कन्विंस किया है, उनको मनाया है ना, परसुएड किया। तो बेटा गेट कन्विंस के सेंस में यूज होता है। क्या इसके साथ टू आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, इसके साथ तो टू लगाना ही पड़ेगा आपको, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इसके साथ टू लगाओगे तो गलत हो जाएगा, और यहां नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, है ना। इसके तीनों रूप देख लेते हैं हम, गेट, गॉट। जैसे मैंने अपने पापा से मोबाइल खरीदवाया, मैंने अपने पापा से मोबाइल खरीदवाया, राइट।
तो पापा को हम कन्विंस करते हैं, परसुएट करते हैं कि पापा मोबाइल की बहुत जरूरत है, सर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, सर ने कहा है कि गूगल से पढ़ा करो, यूट्यूब से पढ़ा करो, मोबाइल खरीदवा दो ना। तो आपने पापा को क्या किया, कन्विंस किया, तो आप गेट यूज करोगे। क्लियर बेटा? आप कहोगे आई गॉट, सब्जेक्ट बाद क्वेश्चन वर्ब आएगी, और चूंकि सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी हमें, खरीदवाया, तो गॉट लगाओगे। किससे खरीदवाया है? माई फादर, दूसरा व्यक्ति ये है, इन्होंने खरीदा, खरीदा इनने है, मैंने केवल उनसे खरीदवाया है, मैंने अपने पापा से मोबाइल खरीदवाया, मैंने नहीं खरीदा है। क्लियर ना बेटा? तो आई गॉट माई फादर बाय या परचेज, जो लिखना चाहो, लेकिन उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें? टू, क्योंकि हम गॉट लगा रहे हैं। टू परचेज अ फोन। कोई दिक्कत इसमें? इसकी बेटा पैसिव वॉइस बनती है ना? इसकी एक्टिव वॉइस भी होती है और पैसिव वॉइस भी होती है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, और खरीदा किसने है? इन्होंने, ये सब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम समझ रहे हैं इस बात को, खरीदा किसने है? पापा ने, तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है ना? और पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? आई। हमें यहां ध्यान नहीं देना है, हमें केवल इतने पे ध्यान देना है। ये खरीदने का काम पापा ने किया है तो वो सब्जेक्ट हो गए, और उन्होंने क्या खरीदा है? फोन खरीदा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाने पर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा आई गॉट अ फोन, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। और पैसिव वॉइस में हम हमेशा क्या लगाते हैं? V3 लगाते हैं। तो परचेज का हो जाएगा परचेस्ड बाय माय फादर। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? मैंने अपना कमरा साफ करवाया, है ना? तो मैं कहूंगा आई गॉट माई रूम क्लीन्ड। मैंने अपने कपड़े धुलवाए, आई गॉट माई क्लोथ्स वॉश्ड। मैंने अपना होमवर्क करवाया अपने बड़े भाई से, उसको कन्विंस कर लिया। ये नहीं बोला मैंने कि अपने बड़े भाई से, बस मैंने इतना बोला मैंने अपना होमवर्क करवाया, करा नहीं, करवाया। तो बड़े भाई से करवाया होगा, कन्विंस किया होगा उन्हें। छोटा भाई तो होमवर्क करना देगा मेरा, उसे खुद नहीं आता है कुछ। तो आई गॉट माई होमवर्क डन, आई गॉट माई होमवर्क डन, क्योंकि होमवर्क बेटा कोई ना कोई किया होगा ना, होमवर्क अपने आप तो हो नहीं जाएगा। तो ये मतलब ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? V3 लगाएंगे। आई गॉट माई होमवर्क डन। इज इट क्लियर? तो जब भी आपको ये लेट गेट मेक हैव विड हेल्प मिले, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो, अगर V1 है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस, और V3 है तो पैसिव वॉइस। देखते ही समझ जाया करो, है ना? और फिर देखोगे कि ये काम वास्तव में इसने किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो वो एक्टिव वॉइस है, V1 होना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक भी तो हो सकती है। तुम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, तो हो सकता है वाक्य था एक्टिव वॉइस का और उसने लिख दिया V3, तो गलत हो गया ना। अगर मान लीजिए यहां पर ऐसे एक सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिया जाए और पूछा जाए कि बच्चा क्या ये सेंटेंस सही है? आई गॉट माई फादर परचेज्ड ए फोन, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है सही, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में था। ये परचेज किसने किया है? खरीदा किसने? पापा ने। सब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस है, और जब एक्टिव वॉइस है तो गॉट के बाद अदर पर्सन आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ गए ना? फिर तुम्हें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख दोगे, ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक? और अगर पैसिव वॉइस है तो हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है? जैसे तुमने बोला आई गॉट माई होमवर्क डन, आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड, है ना? आई गॉट
माई शर्ट टोर्न, मैंने अपनी शर्ट फड़वा ली, मैंने अपनी शर्ट फड़वा ली, मैंने तो नहीं फाड़ी, किसी और ने फाड़ी, और किसने फाड़ी नहीं बता रहा है यहां पर बोलने वाला, तो कह रहा है आई गॉट माई शर्ट टॉर्न, टीयर टोर टॉर्न, टीयर माने क्या होता है फाड़ना, टीयर टोर टॉर्न, तो यहां पर आएगा टॉर्न V3, समझ गए, आगे बढ़े, ओके। अब आ गए हम मेक पर। मेक में बेटा किस चीज का मीनिंग निकलता है, फोर्स का, जब आप किसी को फोर्स करते हो, किसी को मजबूर करते हो काम करने के लिए, जब हम किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को मजबूर करते हैं कि वो ये काम करे, तो हम गेट का प्रयोग नहीं करते, हम मेक का प्रयोग करते हैं। क्लियर, कर सकते हो, लेकिन माना जाएगा कि तुम्हें अभी अच्छा नॉलेज नहीं है इंग्लिश का। क्या इसके साथ टू आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, टू नहीं लगा सकते हो, मतलब ये जो टू लगाया था ना हमने, कहां चला गया, क्या आएगा इसके बाद? अदर पर्सन, जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, फिर टू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये टू नहीं आएगा बच्चा, ओके। और मेक के तीनों रूप क्या होते हैं? मेक, मेड, मेड। जैसे मान लो तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे जूते पॉलिश नहीं कर रहा था, है ना, तो मुझसे अपने जूते पॉलिश करवाए, तो जाहिर सी बात है छोटा भाई है, तो तुमने फोर्स यूज किया होगा। अपने छोटे भाई के साथ हम क्या यूज करते हैं? जोर यूज करते हैं, अपनी ताकत यूज करते हैं ना, चल जूते पॉलिश कर मुझे। तो मैंने अपने छोटे भाई से जूते पॉलिश करवाए, मैंने नहीं किए, मैंने दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर बेटा? मेरा छोटा भाई, उससे मैंने जूते पॉलिश करवाए हैं, तो हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? पॉजिटिव वर्ब। जब सब्जेक्ट खुद कोई काम ना करके किसी दूसरे आदमी से काम करवाता है, तो पॉजिटिव वर्ब का यूज करना पड़ता है। अब यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा, क्या वो व्यक्ति फोर्स यूज कर रहा है? तो छोटे भाई के साथ फोर्स यूज होता है, कॉमन सेंस वाली बात है। हम कहें कि मैंने अपने पापा से जूते पॉलिश करवाए, तो यहां पर कन्विंस करने वाली बात हो जाएगी, है ना। पापा कर देते हैं कई बार, जब हम लोग छोटे होते हैं तो पापा करते कि नहीं करते हैं, है ना। जब हम लोग जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो सुबह मम्मी ने टिफिन लगाया, पापा ने जूते पॉलिश कर दिए, पहना दिए, छोड़ा स्कूल। तो अगर आप किसी को कन्विंस करके काम करा रहे हो तो गेट लगाओगे, लेकिन आप छोटे भाई को फोर्स कर रहे हो तो मेक लगाओगे। तो बेटा बोलोगे आई मेड माई यंगर ब्रदर, दूसरा व्यक्ति कौन है यहां पर? मेरा छोटा भाई, यंगर ब्रदर। अब क्या टू लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। वो मेक के बाद क्या कर देते हैं? टू लगा देते हैं, बस यहीं पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। मेक के बाद कभी भी टू नहीं आ सकता पॉजिटिव वर्ब में। क्लियर? टू पॉलिश द शूज, ठीक है। बस ये पूरा सेंटेंस सही था, बस इसको टू को हटाना था। आई मेड माई यंगर ब्रदर पॉलिश द शूज। कोई दिक्कत है इसमें? एक ये याद रखना है तुम्हें, और ये टेबल याद रखनी है, तीसरी सारी फर्स्ट टेबल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम पूछोगे सर इसकी पैसिव वॉइस तो बता दो। बेटा इसकी पैसिव वॉइस होती नहीं है ना, केवल क्या होती है? एक्टिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस बनाते ही नहीं हम मेक से। आगे बढ़ गए हैव में। हैव में किसका मीनिंग निकलता है? असाइन का। आप किसी को कोई काम दे देते हो, है ना, ना आप उसे कन्विंस करते हो, ना आप उसे फोर्स करते हो, आप असाइन कर देते हो कि तुम्हें ये काम करना है। इसके साथ टू नहीं आता है बेटा। और हैव, हैड, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? हैड। वेरी गुड। आई हैव, हैड, हैड। जैसे मैंने बच्चों से निबंध लिखवाया, मैंने बच्चों से
निबंध लिखवाया, छात्रों से निबंध लिखवाया। तो लिखा किसने? मैंने नहीं, मैंने छात्रों से लिखवाया है। मैं सब्जेक्ट हूं लेकिन मैंने खुद कोई काम नहीं किया, मैंने दूसरे व्यक्ति से वो काम करवाया है। राइट बेटा, मैंने छात्रों से निबंध लिखवाया। तो जब एक अध्यापक छात्रों से कोई काम करवाता है तो उनको कन्विंस करता है क्या? कर दो कर दो कर दो कर दो, है ना, निबंध लिख दो बेटा। नहीं, वो ना तो कन्विंस करता है ना उन्हें फोर्स करता है। वो क्या करता है? उन्हें काम देता है, असाइन कर देता है ना, कि तुम्हें ये काम करना है। तो क्या बोला जाएगा? द टीचर लिखवाया। तो पास्ट में चला गया बेटा, V2 आएगा। जहां पर ना समझ में आए तुरंत कहना कि सर ऑब्जेक्ट, है ना, नहीं समझ में आ रहा है। द टीचर हैड, अब क्या लिखे हम? अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन है यहां पर? द स्टूडेंट्स। अब टू लगेगा क्या? टू नहीं लगेगा, सीधे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, राइट द लेटर था कि ऐसे था? ऐसे। द टीचर हैड द स्टूडेंट्स राइट द ऐसे। अध्यापक ने छात्रों से पत्र लिखवाया। क्या इसकी पैसिव वॉइस हो सकती है? हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। बस ये गेट और हैव ही तो है, गेट और हैवी है जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, है ना। जैसे कल ही हमने तुम्हें सिखाया था कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो बेटा शाहजहां ने असाइन कर दिया होगा ये काम मजदूरों को, जो आर्किटेक्ट्स होंगे, जो ताजमहल के शिल्पकार होंगे, उनको काम दे दिया होगा कि बनाओ बिल्डिंग, पैसा लो हमसे, तो असाइन किया होगा। तो हम क्या बोलेंगे? शाहजहां हैड। अब फिर क्या आएगा? अरे बेटा यहाँ पर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। हम पैसिव वॉइस में बना रहे हैं ना, हम कैसे बना रहे हैं? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट प्लस यही तो लिखा था। ये जो पीछे सबसे अभी जो स्ट्रक्चर लिखा था दिमाग में है कि नहीं है? क्या लिखा था? पॉजिटिव वर्ब प्लस अदर पर्सन प्लस टू छोड़ दो, टू तो है ही नहीं, इसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, आ गया। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, V3 लगा दी। अगर तुम्हें एजेंट दिया हुआ है तो बाई प्लस अदर पर्सन आ जाएगा। अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो ये चीज नहीं आएगी। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? तो शाहजहां हैड, पॉजिटिव वर्ब हो गई हमारी हैड, और शाहजहां ने कौन सा ऑब्जेक्ट बनवाया था? द ताजमहल। ताजमहल खुद तो बन नहीं गया था, किस मजदूरों ने के द्वारा बनाया गया होगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बिल्ड। अगर तुम्हें लिखना है तो बाय द लेबरर्स। समझ गए? ये जो बाय द लेबरर्स लिखा है किससे बनवाया? मजदूरों से बनवाया, तो बाय द लेबरर्स लिख सकते हो। नहीं लिखना है, नहीं लिख सकते हो, यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा तुम्हारा। शाहजहां हैड द ताजमहल बिल्ट। शाहजहां हैड द ताजमहल बिल्ट बेटा। इस तरीके से ये सेंटेंस सही होगा। अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म हम लिख देते तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि ये ताजमहल है, ताजमहल खुद नहीं बन गया होगा, इसको बनाया गया होगा किसी के द्वारा, राइट। तो ये पैसिव वॉइस में जाएगा, और जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो V3 आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एनी डाउट है? हमें लग रहा है आवाज नहीं आ रही अच्छे से, समझ में आ गया यहां तक? ओके, तो आगे बढ़े। यहां तक हम कल बता चुके थे। अब हमारे दो बचे हैं, बेड और हैव, है ना। लड़का घर में हिंदी तक पहुंच गए हम लोग। क्या बचा है? केवल बोलता है। दो पॉजिटिव वर्ब और बची हैं। ये भी बेटा एक पॉजिटिव वर्ब है, बिड। बिड माने होता है किसी को कमांड देना, ऑर्डर देना। ऑर्डर लिखो, ये ज्यादा सही है। वैसे कमांड भी कहते हैं ऑर्डर को। कमांड माने क्या होता है? ऑर्डर देना होता है ना, कमांडर। कमांडिंग ऑफिसर होता है। कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर। तो कमांडर मतलब ऑर्डर देने वाला, कमांड देने वाला। तो कमांड माने होता है ऑर्डर देना।
तो बिड से किस चीज का सेंस निकलता है बच्चा? ऑर्डर देने का या कमांड देने का, राइट? क्या इसके बाद टू लगाओगे? नहीं लगाओगे, है ना? याद है? अच्छा, कल लिखा दिया है। टू, इसके साथ भी टू नहीं लगेगा। तीनों रूप देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली फॉर्म इसकी है बिड, फिर बेड और फिर बिडन। बिड, बेड, बिडन, BIDDEN। हाँ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुम्हारी वोकैबुलरी भी साथ साथ तैयार हो जाएगी। बिड माने क्या होता है? किसी को ऑर्डर देना। किस चीज के लिए ऑर्डर दे रहे हो? कुछ करने के लिए, है ना? जैसे मैं कहूं बेटा पानी ले आओ, तो मैंने आपको पानी लाने के लिए ऑर्डर किया ना, आदेश दिया, तो मैंने क्या किया? बिड किया। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हो तो क्या प्रयोग करोगे? बिड। और किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हो तो आ जाएगा फॉरबिड। फॉरबिड माने होता है मना करना। और किस चीज के लिए मना करना? कोई काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए मना करना फॉरबिड हो जाता है। मतलब बिड का नेगेटिव क्या है? फॉरबिड। फॉरबिड मतलब काम करने के लिए कहना, और फॉरबिड मतलब काम ना करने के लिए कहना। ये नहीं करना है तुम्हें, समझ गए? तो इसकी भी तीनों रूप ऐसे ही चलेंगे बेटा, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। ओके, हमें तो बिड पढ़ना है, हमें इससे क्या लेना देना। बस जान गए कि हाँ, फॉरबिड नाम की भी एक चिड़िया होती है, और फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। तो कैसे बनाओगे? कोई सेंटेंस कहना है तुम्हें कि मैं लिखो, सेंटेंस लिखो, अपने आप बना ले जाओगे क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे सामने है ही, है कि नहीं है स्ट्रक्चर? हाँ, तो लिखो, मैंने बच्चों को सोने के लिए कहा। सोएगा कौन? बच्चे। मैंने तो केवल कहा है, ठीक है ना? मैंने केवल कहा है, सोना बच्चों को है, मैंने ऑर्डर दिया है केवल। तो बेटा जल्दी से बना दो। बना लिया? क्या बनेगा? आई बेड। सेकेंड फॉर्म आएगी ना? मैंने कहा, मैं कहता हूं तो बेड आता, मैंने कहा तो बेड आएगा। कहता हूं बेड, और कहा तो बेड। आई बेड द, दूसरे लोग कौन है यहां पर? बच्चे, है ना? मैं थोड़ी सोऊंगा, मैं तो केवल कहूंगा। तो आई बेड द चिल्ड्रन स्लीप, सो जाओ, B1 आएगा। आई बेड द चिल्ड्रन स्लीप। तो ये जो सोने का काम है, ये किसने किया है? आई ने या चिल्ड्रन ने? ये है सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है। क्लियर बेटा? एक और सेंटेंस लिखो। अधिकारी ने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए बोला। एक चीज नोटिस की तुमने बेटा, पिछले वाले सेंटेंस में हमने कहा था कहा, इसमें लिखा बोला। हम इसको आदेश किया भी कह सकते हैं। तो हिंदी में तुम्हें पीछे नहीं पड़ना है उसके कि सर कहा है तो कुछ और, बोला है तो कुछ और, आदेश किया तो कुछ और। तुम्हें उसका सेंस देखना है। सेंस किसका निकल रहा है? ऑर्डर का। क्लियर? ऑर्डर का सेंस निकल रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? बिड का। अधिकारी ने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए बोला या आदेश दिया या कहा, सेम थिंग। बनाओ।
द ऑफिसर कहा है तो क्या कहा तो बेड आएगा, आएगा ना? इस बात को लेकर तो डाउट नहीं किसी के मन में? बेड किससे कहा उसने? द सोल्जर्स, सैनिकों से। वो क्या करें? आगे बढ़े। आगे बढ़ने की दलील क्या होती है? मार्च, है ना? वो मार्च वाला मार्च, हाँ वही वाला मार्च है। तो यहां से तुमने क्या सीखा? जो हम बात तुम लोगों को फर्स्ट डे से बताते चले आ रहे हैं कि कोई शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताता है उसका काम। जब मार्च बताए महीना तो नाउन, और जब मार्च का मीनिंग हो आगे बढ़ना तो वो है वर्ब। तो मार्च एक नाउन भी होता है, मार्च एक वर्ब भी होता है। समझ गए? इसके अभी रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ तुम लोग, एक तुम्हें और काम की चीज बताते हैं। ये समझ में आया कि नहीं बेटा? एक्टिव वॉइस समझ में आ गई ना? पैसिव वॉइस बताएंगे अभी। देखो जैसे अभी जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, डाउट सेशन चलाएंगे अब, तब बहुत छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे जो नहीं समझ में आती हैं हम लोगों को, जो मुझे भी बहुत परेशान की और सभी स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं। ये दो शब्द लिखे हुए ईच एंड एवरी, ये दोनों क्या है और क्या अंतर है दोनों में? दोनों में क्या अंतर है ईच और एवरी? थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, हम रेस्ट करेंगे, तुम लोग दिमाग चलाओगे। बताओ दोनों में क्या अंतर है? ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक। आगे बढ़ो। ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, ये बात यही हो गई खत्म। अब आगे बढ़ो। हमें इसका ट्रांसलेशन नहीं जानना है, हमने पहले ही बता दिया। इन दोनों का मीनिंग होता है प्रत्येक। ये बात नहीं है बताएगा कोई भी, हमने बता दी। चलो और कुछ जानते हो? हाँ सही बोल रही हो। और एडवर्ब होगा। और किसी को कुछ बताना नहीं तो हम बताएं, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। ओके देखो बेटा, ये दो शब्द, इन पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है। बहुत प्यारे शब्द हैं और बहुत गहरी बात जान रहे हो तुम लोग आज, इसलिए 100% फोकस यहां लगाओ। हमारे सामने दो शब्द लिखे हुए ईच एंड एवरी। बेटा ये जो ईच है ये एक प्रोनाउन भी है और साथ ही साथ ये एक एडजेक्टिव भी है। ये प्रोनाउन भी है जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रामर कुछ नहीं है। ग्रामर अगर तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिए तो समझ लो तुमने ग्रामर का एक बहुत बड़ा पोर्शन सीख लिया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि ग्रामर 10 से शुरू होती है और 10 में खत्म हो जाती है। कोई भी हाई स्कूल इंटर का टीचर हो, उसके यहाँ ग्रामर पढ़ने जाओ तो वो 10 शुरू कर देता है और साल भर 10 बढ़ाता है और 10 खत्म होते ही कह देते कि तुम्हारा सिलेबस खत्म, जाओ कर अपने। Am I right or not? और फिर होता क्या है कि हमें जिंदगी भर इंग्लिश आती ही नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें सीखनी चाहिए थी वो हमने कभी सीखी ही नहीं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब तक हमें इनका नॉलेज नहीं होगा हम कभी भी शुद्ध इंग्लिश ना तो लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। ईच बेटा एक प्रोनाउन होता है और साथ ही साथ एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अभी यही नहीं रुकनी है गाड़ी, बहुत सारी चीजें इसके साथ तुम्हें बताएंगे, क्योंकि हमें ग्रामर का कीड़ा काट लिया है। हमें जब तक कोई चीज बिल्कुल क्लियर ना हो जाए हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। एवरी, और हम भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही बने। एवरी बेटा केवल और केवल एडजेक्टिव होता है। ये देख लो जल्दी से। पहली बात, हमारा टॉपिक था ये, इसको बना लो हैच, और हमने ये पहली चीज सीखी इन दोनों के बारे में। वो क्या चलता है आजकल, मूवमेंट चलता है ना, हैच किया जाता है। हाँ तो हैशटैग, तो हमने हैशटैग कर दिया उसको, और हैशटैग करके हमने पहली चीज क्या सीखी कि ईच, भाई साहब डबल रोल प्ले करते हैं। ये डबल रोल प्ले करता है, ये प्रोनाउन भी है,
एडजेक्टिव भी है, लेकिन एवरी को एक ही रोल मिला है, सिंगल रोल मिला है, वो केवल एडजेक्टिव का। ओके, ये बात तो नहीं भूलोगे। आप देखते हैं कैसे। अच्छा ये बताओ बेटा, हमने इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, शायद अब तुम्हें हमारी बातें समझ में आने लगी होंगी। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन आता है ना? नाउन आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा जिसकी ये विशेषता बताएगा, बताएगा नहीं? क्या प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या प्रोनाउन के बाद कोई प्रोनाउन आ सकता है? नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है। प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है। तो जब प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है तो नाउन हटाओगे तब ना प्रोनाउन लिखोगे, कि नाउन इसको हटाओगे नहीं और प्रोनाउन भी लिख दोगे। बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। प्रोनाउन की परिभाषा चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है हम लोगों से? वो शब्द जो नाउन की जगह पर आते हैं। भाई साहब इनको हटाओ पहले, तब आएगा ना प्रोनाउन। क्या क्लियर हुआ कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते? या तो नाउन आएगा, अगर प्रोनाउन आया तो नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह पर आया है। क्लियर? ओके बेटा, तो ईच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है ना? देखो, जब हमने कहा ईच गर्ल, देखो इसको गौर से, ईच गर्ल, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है ना? तो ईच एडजेक्टिव हो गया और गर्ल नाउन है। तो ये यहां पर ईच क्या है? एडजेक्टिव है। समझ गए? एक रोल क्लियर हो गया। दूसरा देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से प्रत्येक। अब ईच के बाद गर्ल लिखा है क्या? नहीं। क्या लिखा है? प्रेपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन नहीं आया, इसका मतलब ये यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, ये यहां पर और ये यहां पर ईच का प्रयोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के रूप में हो सकता है, क्योंकि ये दोनों होते हैं। ये याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। अब एवरी के साथ देखते हैं हम लोग। एवरी गर्ल, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है सही। लेकिन बेटा, कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुम्हें लिखा मिल गया एवरी ऑफ द गर्ल्स, तो तुम अभी ये सीख कर आए हो कि एवरी केवल एक ही रोल प्ले करता है, वो एडजेक्टिव का, वो यहां हो गया। यहां पर एवरी को तुमने कैसे ट्रीट कर दिया? एज ए प्रोनाउन। कैसे प्रयोग कर दिया तुमने? क्योंकि अगर एवरी एडजेक्टिव है तो उसके बाद कोई नाउन आना चाहिए, लेकिन यहां तो नाउन नहीं आया। क्या आ गया? प्रेपोजिशन आ गया। समझ गए? तो अगर इस तरीके का तुम्हें कभी सेंटेंस मिले एवरी के साथ, एवरी ऑफ द गर्ल्स, गलत हो जाएगा। एवरी ऑफ द गर्ल्स गलत हो जाएगा। ईच तो सही है, लेकिन एवरी सही नहीं है। ठीक है? ये ईच और एवरी के साथ है। तो तुमने देखा कि एक ही शब्द है, शब्द एक है, वो एडजेक्टिव भी बन जाता है, प्रोनाउन भी बन जाता है। हमें देखना पड़ता है, अगर उसके बाद नाउन आया है तो वो एडजेक्टिव है, अगर उसके बाद नाउन नहीं आया, ये याद रखो ना सीधे, नाउन नहीं आया है तो वो प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है। समझ गए ना? तो यहां पर ईच बेटा प्रोनाउन है। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द पीपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द बर्ड्स, ईच ऑफ द कैटल, जानवरों में से प्रत्येक। तो ईच वहां पर प्रोनाउन है। समझ गए? ओके, तो एवरी का प्रयोग तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव होता है। ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मतलब ऐसे सेंटेंस दे दिए जाएंगे और तुमसे फिर पूछा जाएगा कहां गलत है यहां पर। तो हम बता रहे थे कहानी कहां थी हमारी? बेड में थी। ओके, तो बेड की हमने एक्टिव वॉइस देख ली। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए
कहें। आपको खुद वो काम नहीं करना है, ऑर्डर देना, आप केवल ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। मैंने सफाई कर्मचारी से नाली साफ करने को कहा, तो आप खुद थोड़ी कर दी। साफ किसने की? स्वीपर ने। आपने तो केवल बस बोल दिया, मुंह चला दिया, है ना, आपने कमांड दे दिया उसे। तो आप क्या बोलेंगे? आई बेड द स्वीपर क्लीन द ड्रेन्स। आई बेड द स्वीपर क्लीन द ड्रेन्स। बना लोगे आप सेंटेंस इजीली। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर इसकी पैसिव वॉइस बनेगी? मैं कहूंगा बिल्कुल बनेगी सर, है ना, पैसिव वॉइस बन सकती है। लेकिन अब पैसिव वॉइस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बिड के सेंस में। अभी तक जो चली आई लेट गेट मेक हैव, यहां तक तो सही था। यहां से थोड़ा क्या हो जाएगा, जो ये अदर पर्सन था वो सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अदर पर्सन। ये बिड वाले में लिखना पैसिव वॉइस, ऐसे लिखो। अरे अपनी कॉपी है, अपनी क्लास है, बिड की पैसिव वॉइस ऐसे लिखो, बढ़िया है ना, हमें सीखना है बस। बिड की पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे बच्चा? सबसे पहले लिखोगे वो दूसरा आदमी जिसने काम किया है, जिसको तुमने ऑर्डर दिया है, ठीक है। फिर HMR वाज या वाज, इसमें से कुछ लगाओगे। फिर V3 आएगी, ओ सॉरी बिडेन आएगी, बिडेन, क्योंकि क्या आना है? V3 आनी है ना। और मैं किस चीज के लिए आदेशित किया गया? 2 + V1। 2 लगाएंगे, V1 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आएगा जो जिस भी करने का आदेश दिया गया है। बेटा हाँ, पैसिव वॉइस में 2 आएगा। तुम कहोगे सर पैसे, आपने कल हमें बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आती है, तो आ तो गई V3, इसको V3 हम बना देते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं बिड का पैसिव वॉइस थोड़ा सा स्पेशल होता है। बिड का पैसिव वॉइस स्पेशल होता है, ठीक है ना। लिख लो पहले, स्ट्रक्चर लिख लो, लिख लिया ना। अब पहला सेंटेंस हमने क्या बोला था? मैंने बच्चों को सोने के लिए कहा। हाँ, मैंने बच्चों को सोने के लिए कहा। इसी की पैसिव वॉइस बनाओ तो बनाओ, तुम खुद ही समझ जाओगे कि कैसे बनानी होती है। अदर पर्सन कौन थे बेटा? द चिल्ड्रन। लिख दो सबसे पहले द चिल्ड्रन। अब पास्ट में था ना, ये पास्ट में था तो क्या लगाएंगे? HMR या वाज वर्ब। वाज वर्ब से आएगा क्योंकि पास्ट की बात है, और वाज नहीं आएगा क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, केवल अब बचा वर्ब। द चिल्ड्रन वर bidden, very good. The children were bidden. Bidden to sleep. Bidden to sleep. बच्चों से सोने के लिए कहा गया, है ना। और मेरे द्वारा कहा गया तो बाई भी लगा दो लास्ट में। हाँ है तो लगा दो, ना होता तो ना लगाते। मेरे द्वारा कहा गया ना, किसने कहा? मैंने कहा, तो बाई भी लगा दो। समझ में आ गई बात ना? दूसरा वाला भी बना दो। अधिकारी ने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए बोला। बना लिया? इतने तेज? हाँ, क्या आएगा सबसे पहले? द सोल्जर्स, है ना। और बोला पास्ट में है तो वर आएगा बेटा। सोल्जर्स प्लूरल है, सोल्जर होता तो फिर क्या लगाते? केवल एक सोल्जर होता तो हम बाज लगाते। सोल्जर्स है ना तो वर लगाते। द सोल्जर्स वर बिडेन टू मार्च बाय द ऑफिसर।
द सोल्जर्स वर बिडन टू मार्च बाय द ऑफिसर। क्लियर? तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो तुम्हें टू मिलेगा, है ना? अगर तुम्हें सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आ जाए तो ध्यान रखना कि वो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है तो टू नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस है तो टू लगेगा बेटा। अब हम पढ़ते हैं आखिरी पॉजिटिव वर्ब की ओर, जिसका टाइटल है हेल्प, है ना? आखिरी तक आते आते आदमी चिल्लाने लगता है हेल्प हेल्प हेल्प। और हम लोग आखिरी पॉजिटिव वर्ब की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। हेल्प मतलब हेल्प, है ना? काय का मीनिंग देगी हेल्प? सहायता करने का, है ना? कि हम खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं बल्कि हम केवल उसकी हेल्प कर रहे हैं। देखो अब हम तुम्हें एक बात और बता दें, हम चाहते कि कोई चीज छूटे ना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई बार हमसे चीजें छूट जाती हैं। उसका कारण है शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास होती है, हम तो फिर भी 2 घंटे तक कभी कभी खींच देते हैं। इंग्लिश में बहुत सारी बातें बताने के लिए होती हैं, क्लियर करने के लिए, लॉजिक जानने के लिए। तो हमारा मकसद ये रहता है कि जितनी चीजें हैं वो तुम सब जान जाओ। जैसे जो अधिकतर टीचर्स हैं वो पॉजिटिव वर्ब्स में केवल इन 4 को पढ़ाते हैं, इन दोनों को पढ़ाते ही नहीं है, इन दोनों को नहीं पढ़ाते क्योंकि ये शुद्ध रूप से पॉजिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन जो ग्रामेरियंस है वो इनको भी इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स में ये भी आते हैं, है ना? अब देखो सिचुएशन कैसी बन रही है। मान लीजिए आप शाम को जब घर गए तो देखा आपकी मम्मी खाना बना रही थी। खाना कौन बना रहा है? मम्मी। तो अदर पर्सन कौन हो गया? मम्मी हो गई अदर पर्सन। आप केवल जाकर वहां क्या किए हैं? मदद किए। खाना आपने नहीं बनाया, आप केवल उनकी मदद कर रहे हैं, है ना? तो काम करता खुद नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूसरे व्यक्ति की हेल्प कर रहा है। तो हम पॉजिटिव वर्ब हेल्प यूज करेंगे। ना यहाँ पर आप उन्हें फोर्स कर रहे हो खाना बनाने के लिए, ना आप उन्हें कन्विंस कर रहे हो, ना उन्हें खाना बनाने का काम असाइन कर रहे हो, ना ही मम्मी को खाना बनाने का ऑर्डर दे रहे हो। ऐसी गलती तो कर ही मत देना, नहीं तो चिमटा बहुत गर्म होता है। अगर करना केवल सहायता करना मम्मी की, है ना? इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मदद कर सकते हैं हम। तो हम कौन सी पॉजिटिव वर्ब बेटा यूज करेंगे? हेल्प यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ टू, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा मददगार है ये, है ना? इसने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि टू तुम्हारी इच्छा हो तो लगा देना, ना हो तो ना लगा देना। कितनी मदद कर रहा है हमारी, है ना? हमें देखो इनके साथ याद रखना पड़ रहा है, इसके साथ याद रखना, इसके साथ याद ही नहीं रखना है कि लगता कि नहीं लगता है। लग जाए तो सही, ना लगे तो भी सही, गलत नहीं हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। टू वाली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो इसमें पूछ ही ली जाएगी, है ना? क्योंकि वो मिस्टेक होती ही नहीं है। लग गया तो ठीक, ना लगे तो ठीक। ओके, तीनों रूप बेटा, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? चलो सेंटेंस लिखो। मैंने किचन साफ करने में मम्मी की मदद की। मैंने किचन साफ करने में मम्मी की मदद की। किचन साफ किसने किया? मम्मी ने। तुमने नहीं किया है ना? क्रेडिट मत ले लेना, तुमने केवल क्या किया है? मदद की है। ओके बेटा, सो यू विल यूज द पॉजिटिव वर्ब हेल्प। कौन सी पॉजिटिव वर्ब यूज करोगे? हेल्प यूज करोगे। कर दो हेल्प। बन गया? देखो, आई सब्जेक्ट कौन है? मदद मैंने की है। आई हेल्प्ड, क्योंकि मदद की पास्ट टेंस हो गया तो V2 आएगा बेटा। आई हेल्प्ड। दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर? मेरी मम्मी, तो माई मदर। आई हेल्प्ड माई मदर। टू लगा भी सकते, नहीं लगा सकते तो टू लगा दो। टू क्लीन द किचन। शाबाश, टू क्लीन द किचन। दूसरा सेंटेंस लिखो।
है? हाँ, मेरी बड़ी बहन ने निबंध लिखने में मेरी मदद की। निबंध लिखने में मेरी मदद की। हाँ बेटा, सब्जेक्ट कौन है? मैं? हाँ, मैं तो दूसरा व्यक्ति हूं ना। सब्जेक्ट है माई एल्डर सिस्टर। माई एल्डर सिस्टर सबसे पहले आएगा। ओके, कॉस्टिव वर्ब क्या यूज करेंगे हम? हेल्प। वेरी गुड। तो हेल्प आ जाएगा। माई एल्डर सिस्टर हेल्प, किसकी मदद की? अदर पर्सन कौन है? मी। ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, याद है ना? सब्जेक्टिव केस में मत लिख देना कभी भी। मी। अब टू ना लगाना। राइट द ऐसे। एक बार टू लगा दिया, एक बार नहीं लगा रहे हैं। हमें इससे याद रहेगा कि लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। बना लिया बेटा? ओके। एक और सेंटेंस लिखोगे? चलो बस खत्म करते हैं इसको। उसने तुम्हारी बोरा उठाने में मदद की। सब्जेक्ट उसने ही हेल्प्ड। किसकी मदद की? तुम्हारी। तो यू। ही हेल्प्ड यू। और उठाने की इंग्लिश क्या होती है? लिफ्ट। लिफ्ट मीन्स उठाना। लिफ्ट द सैक। सैक मीन्स बोरा। ऐसे सीखे सैक। हो गया, खत्म करें इसको यहीं पर। अब पूछोगे नहीं? सर पैसे वाइज तो बता दो इसकी। बेटा इसकी एक्टिव वाइज तो होती है, पैसे वाइज नहीं होती। तो क्यों नहीं हो सकती? खुद सोचो। क्योंकि हम हेल्प हमेशा किसकी करेंगे? किसी इंसान की तो करेंगे। किसी वस्तु की मदद कैसे कर सकते हैं भाई? कोई काम करने में मदद करनी है, किसी को काम करने में, मम्मी खाना बना रही है तो हम मदद कर देंगे जाकर। भाई होमवर्क कर रहा है तो हम उसकी मदद कर देंगे। जब निर्जीव वस्तु कोई काम ही नहीं कर रही है, जो रिसीवर है कोई काम ही नहीं कर रहा है, उसकी मदद कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम्हें काम तो करना नहीं है। कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, उसमें जाकर तुम्हें केवल मदद कर देती है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? काम करने वाला तो होता नहीं है, काम को रिसीव करने वाला होता है। तो आप उसकी हेल्प कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो बेटा पैसिव वॉइस इसकी नहीं बनती है। समझ गए ना? ओके, चलो फर्स्ट वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, नया टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये। ये मान के चलो कि एक दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं, जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। कंपैरिजन। इसको शुरू बाद में करते हैं, थोड़ी कुछ चर्चा कर लें, है ना?
क्योंकि जब लॉजिक क्लियर हो जाता है तो फिर हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, हमें मतलब हम सबको फिर ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि अच्छा ये बात है सर, इसलिए ये ऐसा होता है। हमने क्या बताया है कि इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या सीखना होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको ये समझ लो जैसे होता ना किसी बच्चे को जब इस्लाम में शामिल किया जाता है तो सबसे पहले उससे कलमा पढ़वाया जाता है, कलमा के बिना वो इस्लाम कबूल ही नहीं कर सकता। क्लियर? तो ऐसे ही अगर इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे बेटा। इंग्लिश में टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। एक बार थोड़ा नाम तो बता दो सबका। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। कोई क्रम ही नहीं है, जहाँ जो बताते रहो, है ना? एक क्रम से बताओ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये है, ठीक है? ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा। देख दिया हमने बहुत तेजी से। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहली चीज हमने तुम्हें सिखाई थी कि सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है ना? सबका होता है ना? हाँ, कितने लोगों को याद है जो हमने कहा था ये बहुत छोटी पर बहुत मोटी बात है? सिंगुलर और प्लूरल किसका होता है? नाउन का होता है, प्रोनाउन का होता है और बेटा ये केवल 3 का होता है। किसका किसका? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। ये याद रखना। इसके अलावा किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। जैसे देखो नाउन है बॉय तो इसका प्लूरल हो गया बॉय। प्रोनाउन है ही, इसका प्लूरल हो गया दे। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। देख रहे हो ना? सब उदाहरण देकर समझाते जा रहे हैं तुम्हें। नाउन सिंगुलर, प्लूरल नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। समझ गए? ये कैसी वर्ब है? सिंगुलर। एस लगा है तो सिंगुलर वर्ब, और एस नहीं लगा है तो प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर और प्लूरल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल 3 के होते हैं, चौथे का नहीं। अगर किसी का सिंगुलर प्लूरल तुमने बना दिया तो या तो वो नाउन है या प्रोनाउन है या फिर वर्ब है। जैसे, बहुत ध्यान से समझना, ए डजन बनाना, 1 दर्जन केला। समझ गए बेटा? ये डजन इसकी विशेषता बता रहा है, बनाना की विशेषता बता रहा है। क्लियर? तो विशेषता बता रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अगर हमने लिख दिया डजन्स, DOZEN, उसमें हमने लगा दिया एस, प्लूरल बना दिया। इसका मतलब सर ये हुआ, क्योंकि आपने बताया था एडजेक्टिव का तो सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं। सिंगुलर प्लूरल केवल किसका होता है? इसका मतलब सर यहां पर ये डजन एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। ये क्या हो गया? क्योंकि आपने एस लगा दिया ना इसमें, तो ये प्रोनाउन हो गया। ओ सॉरी, नाउन हो गया। अब नाउन हो गया तो बेटा ये बताओ क्या इसके बाद हम डायरेक्ट कोई नाउन लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक नाउन के बाद दूसरा नाउन नहीं आ सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको कोई प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे नाउन। डजन्स ऑफ बनानास, दर्जनों केले। इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा? दर्जनों केले। जैसे आपने कहा हजारों लोग, थाउजेंड, केवल थाउजेंड बोलोगे तो एडजेक्टिव, और एस लगा दिया तो हो गया नाउन, क्योंकि नाउन का ही प्लूरल होता है, एडजेक्टिव का प्लूरल होता ही नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग। समझ गए ना बेटिया? और हमने कहा
1000 पीपल, तो 1000, यहां पर 1000 क्या है? एडजेक्टिव है। ये पीपल की विशेषता बता रहा है। कितने लोग? 1000 लोग, 1000 लोग। तो 1000 एडजेक्टिव, जैसे ही उसमें एस लग गया तो एडजेक्टिव का तो प्लूरल हो ही नहीं सकता। समझ गए ना? ओके। तो बेटा सिंगुलर प्लूरल केवल इन 3 का होता है। अब हमें चूंकि पढ़ना है आज कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। विशेषता बताने का काम 8 में कौन कौन करता है? उसको सर्कल कर लेते हैं हम लोग, बस ये 2 करते हैं। विशेषता बताने का काम या तो एडजेक्टिव करता है या एडवर्ब करता है, और दोनों अलग अलग लोगों की। ये बताता है इन दोनों की, और ये बताता है इसकी, इसकी और खुद की। देखो गौर से, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव की, वर्ब की और खुद की भी विशेषता बता लेता है ना। कोई दूसरा तारीफ करे ना करे, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना चालाक हूं, मैं कितना होशियार। वो खुद की भी तारीफ कर लेता है, खुद की विशेषता बता लेता है। यहां तक बात समझ में आ गई? जब हम विशेषता बताते हैं किसी की बेटा, तो विशेषता बताते हैं तो हम क्या बताते हैं? उसकी क्वालिटी। अब क्वालिटी कम है कि ज्यादा है, ये कैसे पता लगेगा? जैसे मान लीजिए हमने ये लाइन खींच दी, हम ये एग्जाम्पल बहुत देते हैं अपने बच्चों को। ये लाइन खींच दी हमने, अब हम पूछे बेटा ये छोटी लाइन है या बड़ी? पता ही नहीं अभी। क्या बताओगे? खींचनी पड़ेगी। यस, ये लाइन मतलब इसकी क्वालिटी हम तभी बता पाएंगे जब हम इसकी तुलना करें। जब हम इसकी तुलना करें, जैसे मान लीजिए मैंने एक और लाइन खींच दी, अब जब हम इस लाइन से तुलना करेंगे, इस लाइन से, तो ये बड़ी है ना। हमने एक लाइन और खींच दी, इस लाइन से तुलना करेंगे तो ये छोटी है। देख रहे हो? तो इसका मतलब ना तो ये छोटी थी ना बड़ी थी, ये थी तो बड़ी है और ये थी तो छोटी है। यही होता है बेटा, ये है फिलॉसफी, है ना। ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। कभी अपने आप को गरीब नहीं कहना चाहिए। अगर गरीब कहो तो जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं उनसे तो अमीर हो ना, उनके लिए तुम अंबानी जैसे हो। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में ना अमीर है ना गरीब है, ना सुंदर है ना कुरूप है, ना बुद्धिमान है ना गधा है। वो तब तक नहीं डिसाइड होगा जब तक हम उसकी किसी से तुलना नहीं करेंगे। समझ गए? तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है कंपैरिजन, तुलना। हम तुलना करते हैं। तो विशेषता बताने का काम केवल 2 करते हैं, एक तो एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। तो इनमें कितनी क्वालिटी है, जो क्वालिटी हम बताने जा रहे हैं वो किस मात्रा में है, बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? कंपैरेटिव डिग्रीज का, कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ईमानदार हूं, है ना, मैंने कह दिया कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन एक दूसरा आदमी आ गया, वो कहे वो भी ईमानदार है। फिर कहे कितने ईमानदार हो? मैं उतने ईमानदार हूं जितने ये हैं, है ना, या मैं इनसे ज्यादा ईमानदार हूं। अगर बराबर के हैं तो उतने ही बोलेंगे, है ना, उतने ही जितने ये हैं उतने ही हम हैं। और अगर ज्यादा हैं तो ज्यादा ईमानदार ऐसे बोलेंगे। तो ये क्या होती है बेटा? कंपैरेटिव डिग्रीज होती है। तो ये किसकी किसकी हो सकती है, खुद ही बताओ। कंपैरेटिव डिग्रीज किसकी किसकी हो सकती है, ये तुम्हें बताना है। बस पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपैरेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव की होती हैं, और क्योंकि विशेषता बताने का काम केवल यही लोग करते हैं। समझ गए? विशेषता बताने का यही काम कर रहे हैं, है ना। जैसे ही इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है। हमारा अच्छा में मन ही नहीं भरा, हमने उसको क्या बना दिया? सबसे अच्छा बना दिया। तुलना में उसको सबसे ऊपर रख दिया हमने। अब किसी से तुम तुलना कर ही नहीं सकते उसकी, हमने सुपर पोजीशन में पहुंचा दिया उसको। ठीक है ना बेटा? तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की हमने कौन सी डिग्री रख दी?
सुपरलेटिव रख दी। क्लियर? तो ये एडजेक्टिव हो गया बेटा। हमने कहा ही रैन फास्टर, केवल हम फास्ट बोलते हैं, देखना गौर से, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। ये हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ, कैसे दौड़ा। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ, अरे बेटा हाउ का आंसर देता है तो कौन देता है? और वाई का आंसर कौन देता है? वो सॉरी, व्हेन का टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, और वेयर का वेरी, तो सीख रहे हो धीरे धीरे, ये लोग बातें भूल जाते हो बीच बीच में। हाँ, कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ये रैन की विशेषता बता रहा है। ये क्या कर रहा है? रैन की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। तेज दौड़ा, लेकिन हम ये नहीं कहना चाह रहे थे, हम कहना चाह रहे थे वो ज्यादा तेज दौड़ा, वो ज्यादा तेज दौड़ा, कंपैरिजन करना चाह रहे थे। तेज तो दौड़ा, एक और भी आदमी था जो तेज दौड़ रहा था, लेकिन ये ज्यादा तेज दौड़ा, है ना? तुलना कर दी ना हमने। तो बेटा फिर हमें इसमें ER लगाना पड़ेगा। दो लोगों में अगर कोई एक ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो हम कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन अगर हमें इसको सुपरलेटिव में रखना है तो हम कहेंगे फास्टेस्ट। ही रैन फास्ट, मतलब फर्स्ट पोजीशन इसी को मिली है। ये बात, सबसे तेज दौड़ा तो फर्स्ट तो आएगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि ही रैन फास्टेस्ट और नंबर आया तीसरा, ऐसा हो सकता है क्या? जब फास्टेस्ट दौड़ा, सबसे तेज दौड़ा, तो जाहिर सी बात है उसकी कौन सी पोजीशन आई होगी? फर्स्ट पोजीशन आई होगी, वरना ये फास्टेस्ट मत बोलो, है ना? या तो फास्ट बोलो, फास्टर बोलो। फास्टेस्ट बोलने का मतलब है फर्स्ट। तो तुम्हें यहां पर एक बात समझ में आ गई होगी बेटा कि कंपैरेटिव डिग्रीज, जो ये डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्या लिख रहे हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये केवल किसकी किसकी होती हैं? एडजेक्टिव की होती है और बेटा एडवर्ब की होती है, दो की ही होती है, ये ध्यान रखना। जैसे सिंगुलर और प्लूरल केवल किसका किसका होता है? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब का। देख रहे हो, वैसे 5 तो तुम्हारे ऐसे ही निपट गए, 5 तो ऐसे ही चले गए बेचारे, है ना? यही दो टॉपिक पढ़ने में। आओ तो देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और ये किसकी किसकी होती हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब की। ये ध्यान रखोगे तुम लोग। बेटा तुलना करने के लिए हम डिग्रीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अगर हमें जनरल कोई बात कहनी है, मतलब हम किसी एक व्यक्ति में कोई गुण दिखा रहे हैं, तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अभी बिल्कुल क्लियर करेंगे, तुम्हें डाउट नहीं रहने देंगे। अगर दो व्यक्तियों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और अगर दो से ज्यादा हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। हाँ सर, हाँ सर, बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी डिग्रीज होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? ये किसी भी एडजेक्टिव या
एडवर्ब का बेस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बेटा? बेस फॉर्म, जो हम याद करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, फास्ट, गुड, ये किसी भी एडजेक्टिव का या एडवर्ब का बेस फॉर्म होता है, जो हम याद करते हैं ना। इंग्लिश डिक्शनरी से हम जो शब्द याद करते हैं, जैसे हमने क्या, ईमानदार, तो क्या याद करते हैं? ऑनेस्ट। ये बेस फॉर्म है बेटा। ये क्या है? बेस फॉर्म। इससे फिर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। क्लियर? तो पॉजिटिव डिग्री मींस द बेस फॉर्म ऑफ एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना। ये हमें बनानी पड़ती हैं, ये बनानी नहीं पड़ती, ये हमें मिली हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जब किसी व्यक्ति में हम तुलना कर ही नहीं रहे हैं, हम तुलना नहीं कर रहे, हम सीधे बस बता रहे हैं, जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, तो हम सीता की तुलना ही नहीं कर रहे, केवल हम एक ओपिनियन दे रहे हैं अपना, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे बेटा? पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। हम तुलना नहीं कर रहे हैं, केवल अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अब वो ओपिनियन हो सकता है तुम्हें सही लगे या ना लगे, ओपिनियन तो ओपिनियन होता है ना। हमें वो आदमी अच्छा लगता है, तुम्हें गंदा लगता होगा, हमें कोई सुंदर लगता है, तुम्हें क्रूप लगता होगा। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में ना तो अमीर है ना गरीब है, ये तो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि तुलना तो हो नहीं रही है। हाँ, जब तुलना करोगे तो वो फैक्ट बन जाएगा, और जब तक तुलना नहीं कर रहे तो वो केवल एक क्या है? ओपिनियन है। जैसे मैं कहूं आई एम ब्यूटीफुल, तो ये मेरा फैक्ट नहीं है, ये ओपिनियन है कि मैं सुंदर हूं, ये मेरा ओपिनियन है। अब एक बहुत ही मतलब राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी है, और मैं कहूं आई एम मोर ब्यूटीफुल देन ही, अब ये हो गया फैक्ट, क्योंकि अब वो तथ्य हो गया ना तथ्य। अब इस तथ्य को कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि वास्तव में बहुत गंदा दिख रहा है। तो आई एम मोर ब्यूटीफुल देन ही, वो ओपिनियन नहीं कहलाएगा, वो फैक्ट कहलाएगा। तो ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं बेटा। इसके साथ साथ एक तीसरी बात जो जाननी है तुम्हें, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों की तुलना के लिए भी होता है। दो व्यक्तियों की तुलना के लिए भी। अभी तुमने क्या बताया? सिंगल व्यक्ति के लिए यूज होता है, लेकिन वो बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ गए हम। दो व्यक्तियों की तुलना के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन कब? जब इसमें जितना गुण है, जैसे मान लो इसमें 3 ग्राम है, तो इसमें भी 3 ग्राम है ना। तब क्या यूज करोगे? पॉजिटिव डिग्री। मतलब दोनों में कोई क्वालिटी कितनी मात्रा में है? बराबर मात्रा में है। जैसे सीता उतनी ही सुंदर है जितनी गीता, तो सीता में सुंदरता 3 ग्राम है, तो गीता में भी 3 ग्राम। तब तुम कौन सी डिग्री यूज करोगे? समझ में आ गई बात ना? सिंगल व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हो तब, लेकिन वो क्या कहलाएगा? ओपिनियन। माई फादर इज ऑनेस्ट, मेरे पापा ईमानदार हैं, ये फैक्ट नहीं है, ये ओपिनियन है। समझ गया ना बेटा? इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। हाँ, मैं जब ये कहूं मेरे पापा उतने ही ईमानदार हैं जितने महात्मा गांधी, तो ये फैक्ट हो गया, क्योंकि हमने महात्मा गांधी से तुलना कर दी। तो बराबर क्वालिटी होनी चाहिए, तब हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। बेटा ये बेस फॉर्म में क्या लगा देते हैं? ER। क्या लगा दोगे? ER लगा दोगे। जो बेस फॉर्म है उसमें आप ER ऐड कर दोगे, या फिर बेस फॉर्म के पहले मोर लगा दोगे। लिख लो, अभी हम बता रहे हैं, है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए डिटेल में नहीं लिखवा रहे हैं, केवल समझा रहे हैं। शायद भूल जम गई हो या भूल गए हो तो रिवीजन। अब 2 परिस्थितियां आ गई बेटा, यहां पर 2 परिस्थितियां आ गई। हम बेस फॉर्म में ER भी लगा सकते हैं, और उसके पहले मोर भी लगा। ER बाद में लगाएंगे और मोर उसके पहले लगाएंगे। देखो जैसे लिखा है टाल, ये कौन सी डिग्री होगी? बेस फॉर्म है ना, पॉजिटिव डिग्री।
तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी टालर, इसमें हमने ईआर लगा दिया है ना, और लिखा है फेमस, तो हो जाएगा मोर फेमस। लेकिन ऐसा क्यों सर, क्यों? क्योंकि इसमें आपने ईआर क्यों नहीं लगा दिया, काम बच जाता। देखो इसका सीधा सा फंडा तुम्हें ये याद रखना है बेटा, वो सारे एडजेक्टिव, वो सारे एडवर्ब जो सिंगल सिलेबल के हो। क्या बोला हमने? सिंगल सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है वोवेल साउंड। क्या बोलते हैं उसे? वोवेल साउंड। इंग्लिश में बेटा 20 वोवेल साउंड हैं। कितनी? 20। और वोवेल्स कितने हैं? ए ई आई ओ यू, है ना। और हम लोगों का फिर वही दुर्भाग्य कि हम लोग वोवेल्स में ही फंस के रह जाते हैं, वोवेल साउंड तक कभी पहुंचते ही नहीं। कभी बताया गया वोवेल साउंड्स के बारे में? नहीं बताया जाता है हमें कि वोवेल साउंड्स भी होते हैं। हमें बता दिया कि देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश, ए ई आई ओ यू। किसी ने नहीं बताया कि 20 वोवेल साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें से 12 मोनोफथोंग्स हैं, 8 डिप्थोंग्स हैं। देखना, जैसे सिट, देखो बेटा गौर से, सिट, तो यहां पर 3 साउंड यूज हो रही हैं, स, इ, ट, सिट, है ना। 2 कॉन्सोनेंट साउंड है, 2 कॉन्सोनेंट साउंड है सा और टा, और वोवेल साउंड है आई ने ई, आई नहीं बोल सकते उसे, ई, जो गले से निकल के आती है, ई, है ना। ये पढ़े लिखे, देखो अगर हम ग्रेजुएट हो रहे हैं तो हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, हमें नुआंसेस मालूम होने चाहिए। अदरवाइज व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इलिटरेट एंड इलिटरेट पर्सन? क्यों हमें कभी कभी कोई बोलता है तो ऐसा मन करता है इसको सुनते ही रहे, क्योंकि उसे बहुत अच्छा नॉलेज होता है इन सब चीजों का। तो बेटा यहां पर एक वोवेल साउंड यूज की गई है, ये एक वोवेल साउंड होती है ना। लिखा हुआ है से, इसमें एक कॉन्सोनेंट साउंड है सब, ए, ए, ए नहीं है, ए में ए से शुरू करोगे, ई में खत्म होगी, ए, ठीक ना। से, दिस से वी आर हार्ड वर्किंग पीपल। तो ये एक वोवेल साउंड हो गई बेटा, ये एक वोवेल साउंड हो गई। ऐसे ऐसे करके कितनी वोवेल साउंड है? 20 वोवेल साउंड। तो एक सिलेबल का मतलब एक वोवेल साउंड, एक सिलेबल का मतलब एक वोवेल साउंड। जैसे यहां पर लिखा है टॉल, ये भी एक वोवेल साउंड है। ओ, क्या बोला हमने? ओ, आ बोलना है, आ अलग है, ओ, आ, ओ, है ना। जब हमने बोला फादर तो हम आ बोल रहे हैं, फादर, क्लियर। लेकिन जब हम बोल रहे हैं सॉ, SAW, तो हम ये यूज कर रहे हैं। हमने बोला टॉल तो हम ये यूज कर रहे हैं, सॉ। इसको सा तो नहीं बोलते, सा, सॉ, है ना। ऐसे टाल नहीं बोलते, टॉल, क्लियर। तो यहां पर एक वोवेल साउंड है, बाकी कॉन्सोनेंट साउंड पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। इसमें टा है, ला है, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी भी हो सकती है। एक वोवेल साउंड मतलब एक सिलेबल। तो इसमें कितने सिलेबल हो गए बेटा? इस शब्द में कितने सिलेबल है? एक ही है ना, एक ही तो वोवेल साउंड है। तुम्हें वोवेल साउंड पर फोकस करना है। एक वोवेल साउंड मतलब एक सिलेबल। कॉन्सोनेंट साउंड कितने भी हो सकते हैं, है ना। इसमें देखो हे एक हो गया। तुम्हें बहुत डीप नहीं ले जा रहे क्योंकि वो साउंड बताने लगेंगे ना, 2-3 दिन उसमें लग जाएंगे। फे, खुद पढ़ के देखो, फे एक हो गया, मस दूसरा, 2 सिलेबल हो गए इसमें, हो गए ना। जब हम बोलते हैं ब्यू, ब्यूटी,
ब्यूटीफुल, तीन हो गए, ब्यूटीफुल। 3 सिलेबल्स का वर्ड है ये ब्यूटीफुल, समझ गए? जैसे हमने बोला रिच, रिच, रा एक च, रिच एक वॉवल साउंड है। ओके, तो बस इतना देखना है तुम्हें बोल के, बहुत अब ऐसा नहीं कि इसमें पीएचडी करने लगो, बस खुद ही देखना है तुम्हें कि अगर बोलकर तुम्हें ऐसा लगे कि एक ही वॉवल साउंड यूज हो रही है तो सिंगल सिलेबल है, अगर एक से ज्यादा वॉवल साउंड्स यूज हो रही है तो एक से ज्यादा है, अगर एक सिलेबल का वर्ड है तो ईआर लगाओगे, एक से ज्यादा सिलेबल का वर्ड है तो उसके पहले मोर लगाओगे, सीधी सी बात। कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग कभी भी सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता है ना? जब दो लोगों की तुलना की जाती है तभी हम कहते हैं। इसका प्रयोग तब होता है बेटा जब किसी में एक में गुण ज्यादा है और दूसरे में कम है, एक में गुण ज्यादा है और दूसरे में कम है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगला हो गया सुपरलेटिव डिग्री। इसको ईएसटी लगाने से बनाया जाता है या बेस फॉर्म के पहले मोस्ट लगाने से बनाया जाता है। एक के लिए तो इसका प्रयोग कभी हो ही नहीं सकता, इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब बहुत ज्यादा लोग हों, है ना? जैसे मान लो एक ही चीज है और उसको तुम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बोल सकते। और इसका प्रयोग कब होता है? जब दो से ज्यादा, कितने कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, कम से कम 3। 2 के लिए इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, 3 या 3 से ज्यादा, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसके पास ये गुण है वो कितना है? वो फर्स्ट नंबर पे है, मतलब हाईएस्ट है, उसका स्कोर हाईएस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो बस ये 3 डिग्री हो गई तुम्हारी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ओके, अब हम बताने जा रहे हैं तुम्हें सबसे बड़ी बात जो जल्दी किताबों में मिलती नहीं है और टीचर बताते हैं लेकिन समझ में नहीं आती बात। कोशिश करूंगा शायद समझ में आ जाए यार, नहीं तो मैं भी फेल। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा, इसके पहले ये रूल है कि हम द लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाया जाता है? द बेस्ट, द टॉलेस्ट। अगर द नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। द रिचेस्ट, ओके, द मोस्ट हैंडसम, देख रहे हो? तो हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं? लेकिन कब? जब ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की हो। ये सुपरलेटिव डिग्री किसकी हो बेटा? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, और किसी की भी हो सकती है क्या सर? यस, किसने बताया? वेरी गुड। एडवर्ब की भी तो हो सकती है, इसलिए ये नोटिस करना बहुत जरूरी है कि जो ये सुपरलेटिव डिग्री लिखी है वो एडजेक्टिव की है कि एडवर्ब की है। अगर एडजेक्टिव है तो दा लगेगा, अगर एडजेक्टिव की है तो दा लगेगा, अगर एडवर्ब की है तो दा नहीं लगेगा, फिर वो गलत हो जाएगा। ये बच्चों को तो बता दिया जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री देखे दा लगा दो, लेकिन अब तुम्हें जॉब पानी है। जॉब वाले ये भी चाहते हैं कि तुम्हें अगला स्टेज आता है कि नहीं आता है, कि बस भाई इंटर वाली इंग्लिश सीखे बैठे हो। सुपरलेटिव डिग्री में दा लगा दिया, देख आप देखते हैं। He is the best student.
इन माई क्लास। कक्षा में कई बच्चे होते हैं, तो मेरी कक्षा में वह सबसे अच्छा छात्र है, द बेस्ट। ढेर सारे छात्र होते हैं, उसमें से ये छात्र कैसा है? बेस्ट है। बेस्ट के बाद क्या आया है बेटा? नाउन। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। की प्रोनाउन आता है? एडजेक्टिव आता है। ए एन द। बेटा लॉजिक समझना बहुत अच्छे से। ए एन द ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल्स का प्रयोग केवल और केवल नाउन के पहले होता है। आर्टिकल्स का प्रयोग किसके पहले होता है? नाउन के पहले। ये नाउन आया है ना? नाउन आएगा, बीच में एडजेक्टिव आ गया, आने दो। जैसे हम कहते हैं ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये बताओ ये ए इसके लिए आया है या इसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है ना। ये तो बीच में आ गए भाई साहब, आ गए तो आने दो, लेकिन ये इसके लिए आया है, इसके लिए नहीं। एक सुंदर थोड़ी, एक लड़की सुंदर। समझ गए ना? आर्टिकल्स का प्रयोग किसके साथ होता है? नाउन के साथ होता है, ना कि एडजेक्टिव के साथ, है ना? तुमने कभी ऐसे लिखा देखा है क्या कि आई एम एन ऑनेस्ट? आई एम ऑनेस्ट, या तो ऐसे बोलो या फिर बोलो आई एम ऑनेस्ट मैन, ऐसे बोलो। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये एन मैन के लिए आया है, ना कि ऑनेस्ट के लिए, है ना? ऐसा ना हो कि हम और तुम दोनों बैठे हो और चाय आए और तुम सड़क जाओ। तुम्हारे लिए नहीं आई थी भाई साहब, वो हमारे लिए आई थी, पी तुम गए, है ना? तो ये जो ए एन द आते हैं ये नाउन के लिए आते हैं, ना कि एडजेक्टिव के लिए। क्लियर बेटा? तो यहां पर जो ये द आया है सुपरलेटिव डिग्री में, ये एडजेक्टिव के पहले हम लगाते हैं इसलिए क्योंकि उसके बाद कोई नाउन आता है। समझ गए ना? इसलिए हम बोलते हैं। जैसे तुम कहो कि सर कई लोग बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, सही है, लेकिन स्पीकिंग में आई एम द बेस्ट ये स्पीकिंग में सही है, ग्रामेटिकली सही नहीं है। द बेस्ट के बाद कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। आई एम द बेस्ट बॉय, आई एम द बेस्ट मैन, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, कुछ ना कुछ लगाओ। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में चलता है, जैसे हमने तुमको बताया ना कि इट इज आई, ये शुद्ध है, लेकिन स्पोकन में क्या बोलते हैं? इट्स मी, इट्स मी, ये बोलते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश में चलता है, लेकिन करेक्ट इंग्लिश ये है, इट इज आई। ओके बेटा, तो हम लोग रूल क्या सीख रहे थे कि जब एडजेक्टिव होगा तभी तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाना है। अगर एडवर्ब है तो फिर तुम द नहीं लगाओगे। आओ देखते हैं कैसे। जैसे ही प्लेड बेस्ट, ही प्लेड बेस्ट। 11 लोगों की टीम थी क्रिकेट की, और जो मेरा भाई है वो सबसे अच्छा खेला, सबसे अच्छा। तो क्या बोलोगे? गुड, बेटर या बेस्ट? सबसे अच्छा खेला तो बेस्ट बोलेंगे, है ना? लेकिन यहां पर बेस्ट क्या है? एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? हमने क्वेश्चन लगाया कैसा खेला? सबसे अच्छा खेला। तो ये हाउ का आंसर दे रहा है। इट मीन्स बेटा ये एडवर्ब है, और एडवर्ब में भी कौन सा मैनर, कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या एडवर्ब के पहले द आएगा? नहीं। आर्टिकल्स केवल नाउन के लिए आते हैं, है ना? ना एडजेक्टिव के लिए, ना एडवर्ब के लिए, ना वर्ब के लिए। तो ये कैसे ले सकता है द? ये ले सकता है क्योंकि एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले द नहीं आता है। द क्या? कोई भी आर्टिकल, ए एन द, 3 ही आर्टिकल है हमारे पास। ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। सीधी सी बात है। तो तुम्हें सेंटेंस दे दिया जाएगा ही प्लेड द बेस्ट, और ये बस सेंटेंस हो गया गलत।